वेलकम टू द चैनल साइंस मेडाजोन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ओके, सो आवर टॉपिक इज टुडे रेस्पिरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेस्पिरेशन, देखो दो फर्क होते हैं। एक होता है आपका ब्रीदिंग एंड नेक्स्ट इज योर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ब्रीदिंग। बट व्हाट इज रेस्पिरेशन? जब हम ऑक्सीजन को अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रही है, सेल उसे यूटिलाइज कर रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर रेस्पिरेशन। ओके, तो गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन और CO2 का क्या कहते हैं हम उसे? ब्रीदिंग। ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। जो हम फूड खा रहे हैं उसका ब्रेकडाउन हो रहा है और उसके बाद सेल उसके अंदर से एनर्जी को ऑब्टेन कर रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर रेस्पिरेशन। ओके, अब देखो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के वेरियस पाथवेज होते हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, C6H12O6, यू नो दिस। उसके बाद ये हमारा सेल है, ठीक है। चलो ये गायब हो गया। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? 6 कार्बन का बना हुआ होता है ग्लूकोज। ये फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, जो कि हमारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये कन्वर्ट होता है हमारा पायरुविक एसिड यानी कि 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर। ये प्रोसेस होता है हमारा, ये एक जनरल प्रोसेस है जो हमारा कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अलावा बाहर स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड योर साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज पायरुविक एसिड। 6 कार्बन मॉलिक्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, उसके बाद कुछ एनर्जी भी निकलती है। फिर उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन से होते हैं, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन से होते हैं। देखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन से होते हैं पहले हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? ये प्रोसेस पहली बात तो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहले कहाँ चल रहा था प्रोसेस सेल के अंदर? ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, पहले चल रहा था साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, तो वो प्रोसेस आपका कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। जनरल प्रोसेस यही है जो साइटोप्लाज्म के अंदर चलेगा, बट फिर उसके बाद डिविजन्स हो जाती हैं कि भाई अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वरना फिर ये देखते हैं बाहर चलेगा या कहाँ चलेगा। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जब ये प्रोसेस चलता है तो बनता है CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है बॉडी से, ठीक है, सॉरी इस प्रोसेस से। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है? इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, CO2 निकलती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये बेसिकली आपके ईस्ट के अंदर होता है, इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे ना आप लैक ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा बेटर लगेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल्स के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम भाग रहे होते हैं, ठीक है, रन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कंजप्शन कम मिल पाती है, तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है अपनी मसल्स में, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? मसल्स के अंदर होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। जैसे हम दौड़ते हैं, कुछ भी रनिंग वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारी बॉडी को उस हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। तो लैक्टिक एसिड जैसे ही बॉडी में एक्युमुलेट होता है, हमें वहीं पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है इसके अंदर। तो समझ आया? ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये पहले कन्वर्ट होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये कॉमन प्रोसेस है जो कि आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। बट नीचे जाएंगे जब हम, तो आपके 3 डिविजन्स हो जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फिर उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट के अंदर, और मसल्स के अंदर आपने देखा लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, हमने अभी ऊपर ही देख लिया। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो उसे हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट विल टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ये साइटोप्लाज्म में ही होगा। एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O बनेंगे, और इसमें एंड प्रोडक्ट अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, ये सब बनेगा। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम रिलीज होती है। ओके,
लेट्स गेट स्टार्टेड विद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं आपके नॉस्ट्रल्स, ठीक है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। दीज आर टू होल्स, दीज आर कॉल्ड योर नॉस्ट्रल्स। देन इट गोज टू योर नेजल पैसेज। उसके बाद जो हमारा ऐसे अंदर पैसेज जाता है दैट इज कॉल्ड योर नेजल पैसेज। फिर उसके बाद नेजल कैविटी, बैकवर्ड साइड पे नेजल कैविटी, देन फैरिंग्स। देखो फैरिंग्स क्या होता है, जैसे ये हमारा माउथ है, ऐसे यूविलर टाइप का स्ट्रक्चर नहीं निकला हुआ होता, तो एक कॉमन एरिया जहाँ पे हमारा फूड भी जा रहा है और जहाँ पे हमारा एयर भी जा रही है, तो जहाँ से एयर पास आउट हो रही है और फूड भी पास आउट हो रहा है, तो ये एक ही कॉमन एरिया होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फैरिंग्स। लैरिंग्स, ये हमारा साउंड बॉक्स होता है, आप इसे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे जब एयर जाती है, ये समथिंग वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो पहले नॉस्ट्रिल, देन नेजल पैसेज, देन नेजल कैविटी, फैरिंग्स, देन लैरिंग्स। फिर उसके बाद आता है आपका विंड पाइप, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया, ऐसे। ओके, दिस स्ट्रक्चर, इसको इसी से बना लेते हैं, इसको आप कहते हो ट्रैकिया, ठीक है। एयर अब इसके अंदर आती है। फिर उसके बाद ये ट्रैकिया ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। फिर उसके बाद इसके अंदर और ऐसे फर्दर डिविजन्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। फिर ये ब्रोंकियोल्स ऐसे फर्दर डिवीजन नहीं करते, ऐसे एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे मेन आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, रिपीट विद मी। नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फैरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर आपका है ब्रोंकाई, देन उसके बाद आपका ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई, फिर उसके बाद ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाके एक्सचेंज होगा, ठीक है, वो भी हम पढ़ते हैं। तो ये कहाँ हो रहा है, नीचे वाला सारा प्रोसेस हो रहा है आपका लंग्स के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखते हैं, पहले इसके हम ये पढ़ लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई के अंदर आई, ठीक है, ऑक्सीजन। अब ये हमारा एल्वियोलाई है, इसके अंदर जो कैविटी है उसे हमने क्या कह दिया, एल्वियोलर कैविटी, ठीक है, एल्वियोलर कैविटी कह दिया हमने इसे। इसके बाद यहाँ पे ना ये ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है साइड में, जो कि ऑक्सीजन को लेके जाएंगे और टिश्यू को दे देंगे जाके। तो ऑक्सीजन ऐसे अंदर आती है और फिर इसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर चली जाएगी, और CO2 इसके अंदर से ऐसे बाहर आएगी और एल्वियोलाई से ऐसे वापस बाहर चली जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड, एल्वियोलाई एंड टिश्यू। अब आपका पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है। देखो, जो आपका ये वाला एरिया है, चेस्ट रीजन जो होता है आपका, दिस इज कॉल्ड योर थोरेसिक कैविटी, ठीक है, जिसके अंदर आपके लंग्स इनक्लोज्ड हैं, इन्हें कहते हैं हम थोरेसिक कैविटी। एक चीज़ और आपको इधर बतानी थी कि रेस्पिरेशन के अंदर ना, जैसे कि मानो, आई डोंट हैव एनी अदर पेन, सॉरी। देखो, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, मानो ये आपका ट्रैकिया आगे की साइड है, फिर उसके बाद आपका फूड पाइप प्रेजेंट होता है पीछे की साइड। तो आगे ट्रैकिया के ऊपर ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग्स बनी होती हैं, ठीक है, वो इनकम्प्लीट रिंग्स कहते हैं हम उन्हें। क्यों, क्योंकि अगर वो पूरी रिंग्स हुई तो पीछे वो ईजोफेगस को हार्म कर सकती हैं, है ना। तो इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती है। रिंग्स क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है मस्कुलर स्ट्रक्चर, तो इट वुड नॉट बी कोलैप्स, ताकि कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। यह होता है हमारा थोरेसिक कैविटी, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे रिब्स की कवरिंग होती है हमारे लंग्स के ऊपर। थोरेसिक कैविटी, अगर मुझे सांस को अंदर लेना है, ठीक है, ब्रीद इन करना है, इनहेल करना है, तो मैं अपनी थोरेसिक के अंदर कुछ ले रही हूँ, तो वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा ना ऑब्वियस है। तो मैं अपनी थोरेसिक कैविटी को ऐसे आगे की साइड एक्सपेंड करूँगी, तो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड्स। तो इनहेलेशन में थोरेसिक कैविटी आगे की साइड एक्सपेंड होगी, रिब्स लिफ्ट्स अप होंगे, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम आपकी एक डोम शेप मसल होती है नीचे, ठीक है, डोम शेप मसल होती है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करती है। डायफ्राम, अगर मैं सांस ले रही हूँ, वॉल्यूम मुझे ज़्यादा करना है, मैंने अपनी इस चीज़ को एक्सपेंड किया, तो फिर वो अगर वो ऐसे है, ठीक है, मुझे सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो वो ऐसे हो जाएगी उस टाइम पे, राइट। अगर वो ऐसे है, सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो वो नीचे की साइड हो जाएगी ना, तो डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा और सारी हवा हमारे अंदर भर जाएगी, दैट विल कॉल्ड इनहेलेशन। एक्सहेलेशन में थोरेसिक कैविटी, अब मैंने सांस को बाहर छोड़ना है, एक्सहेलेशन करके देखिए आप साथ में, तो थोरेसिक कैविटी अंदर की साइड चली जाएगी, ठीक है, रिब्स डाउनवर्ड आ जाएंगे, और फिर अब
एयर को बाहर निकालना है, तो वॉल्यूम को कम करना है, तो इसकी रियल शेप डोम शेप में ही ऐसे वापस आ जाएगा डायफ्राम, और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम से समझ लेना। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा, लीव्स के थ्रू। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, उनके थ्रू होता है। लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं बार्क के अंदर, लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेंटिसल्स, इनके थ्रू होता है रेस्पिरेशन। और जनरल सरफेस रूट्स के थ्रू तो होता ही है। ठीक है, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, बट लाइफ प्रोसेस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जो हमें कवर करना ही पड़ेगा। ओके, आई होप you like the video. If you like the video, like, share and subscribe to the channel Science Metazone. Thank you.